नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि परमार डायनेस्टी के सोर्सेज हमें कहाँ-कहाँ से मिलते हैं। तो उसी कहानी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज उनके फाउंडर किंग और उनके आगे के किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहाँ आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो परमार डायनेस्टी थी वो जिस जो स्टार्ट हुई थी वो थी 888 से। इस पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया था कि कौन-कौन से राइटर्स ने कौन-कौन से ईयर बताए हुए थे। तो जो फाइनल हमने किया था वो था 888 से परमार डायनेस्टी का हम उदय मानते हैं। तो इसके जो फर्स्ट किंग थे वो हैं कनकपाल। ठीक, कनकपाल। जो फर्स्ट राजा है वो कौन है? कनकपाल है। अब कनकपाल कैसे राजा बने, क्या-क्या उत्तराखंड में हुआ, ये जानने से पहले हम जिस समय 888 के बाद जो सिनेरियो उत्तराखंड पे बना हुआ था, उसके बारे में थोड़ा-सा हम ब्रीफ ले लेते हैं। अब हम एक उत्तराखंड का मैप बनाते हैं। उत्तराखंड का मैप अगर हम रैंडमली देखें तो एक रेक्टेंगल की शेप में बनता है। तो ये एक हमने रफ मैप बना लिया। तो इधर कुमाऊँ और इधर गढ़वाल। अभी हम कुमाऊँ की बात नहीं करेंगे, यहाँ चंदेल डायनेस्टी अपना रूल कर रही है। अभी हम गढ़वाल की बात करते हैं। ठीक, आप ये मान के चलिए कि जब उत्तराखंड इवॉल्व हो रहा था, बहुत एंशिएंट हिस्ट्री जब उत्तराखंड का पढ़ते हैं तो क्या था, कत्यूर डायनेस्टी थे, नाग आए, खस आए, काफ़ी सारी यहाँ पे डायनेस्टीज आई जिन्होंने उत्तराखंड पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी। तो बाद में चंद आए, चंद ने कुमाऊँ पे रूल करा और उसके बाद गढ़वाल में भी परमार आ रहे हैं जो अपना रूल इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन जब कुमाऊँ में चंद आए तो वहाँ से वो लोग जो पहले वहाँ थे, जैसे कत्यूर वहाँ थे और खस वहाँ थे, तो बहुत सारे ऐसे और भी ट्राइब्स थे और भी किंगडम्स थे जो वहाँ रहते थे। वो वहाँ से बच के जब चंद ने एनेक्स करना शुरू किया तो वहाँ से बच के या भाग के वो गढ़वाल में आके शिफ्ट हो गए। तो अब एज अ होल हम ये मान के चल रहे हैं कि गढ़वाल पे बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे गढ़ बने हुए हैं। ठीक, अभी हम इनको उन 52 गढ़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे किंगडम बने हुए हैं या छोटी फ्यूडिट्रीज हैं। ऐसा हम मान के चल रहे हैं और इन ऑल द फ्यूडिट्रीज का कोई एक किंग होगा। ठीक, तो जितने भी ये फ्यूडर्स हैं वो उस किंग के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हीं फ्यूडिट्री में से एक जो फ्यूडल थे, एक जो सामंत थे, उस सामंती का नाम था चाँदपुरगढ़। क्या नाम था? चाँदपुरगढ़। उस सामंती का नाम था। ठीक, अब जितने भी फ्यूडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटे फ्यूडल है, इनको उस समय पे कहा जाता था ठाकुरी। क्या कहा जाता था? ठाकुरी कहा जाता था। और जो इनको जो लीड करता था उसको बोला जाता था ठाकुर। क्या बोला जाता था? ठाकुर। तो सेम अब चाँदपुरगढ़ का जो ठाकुर था, चाँदपुरगढ़ का जो क्या था, ठाकुर था, उसका नाम था भानु प्रताप। उसका नाम क्या था? भानु प्रताप। ठीक, अब सिनेरियो हमने उत्तराखंड में पता कर लिया कि उस समय गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में क्या सिनेरियो था। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में कोई सिनेरियो नहीं था। वहाँ पे छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी। उन प्रिंसिपैलिटीज को बोला जाता था ठाकुरी। उन ठाकुरी को जो हेड करता था ठाकुर बोला जाता था। उन प्रिंसिपैलिटीज में से एक प्रिंसिपैलिटी थी चाँदपुरगढ़, जिसको हेड करता था, जिसका ठाकुर था भानु प्रताप। अब इतनी हमने यहाँ पे स्टोरी पढ़ ली है। अब हम आएंगे कनकपाल पे कि कनकपाल का ओरिजिन आखिरकार हुआ कहाँ से, कनकपाल आए कहाँ से थे। अब मोटा मोटा जब हमने वीडियो अपनी शुरू की थी तो हमने ये बोला था कि कनकपाल जो है वो एज अ टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी आते कहाँ से, इसके बारे में बहुत सारी हमारे पास क्या है, बहुत सारी हमारे पास अवधारणाएं हैं या थ्योरीज हैं। अगर हम बात करें जो हमारे राइटर्स है, जैसे पातीराम है, या एक राइटर पातीराम प्लस कन्हैया लाल और माणिक लाल, कन्हैया लाल माणिक लाल, ये राइटर हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, पातीराम जी की, तो पातीराम जी बोलते हैं कि मालवा रीजन से कौन आए थे, कनकपाल आए थे। और कन्हैया और माणिकलाल बोलते हैं
कि मालवा प्लस गुज्जर प्रदेश से आए थे। ये राइटर्स कहते हैं, जैसे पातीराम जी कहते हैं मालवा से आए थे। अब मालवा बहुत बड़ा इलाका है, उसका निर्णय मालेगा कि मालवा प्लस गुज्जर देश से आए थे। अब मालवा कहाँ पर है, गुज्जर प्रदेश का है, थोड़ा इसको एक मैप के ढंग से हम समझते हैं। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, इंडिया का मुझे वेस्टर्न मैप चाहिए होगा, तो एक रफ मैप अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो इसमें देखिए, ये रीजन गुजरात, यहाँ से एमपी शुरू, और ये महाराष्ट्र, ये ट्राई जंक्शन यहाँ पे आप मान लीजिए, ठीक। ये ट्राई जंक्शन, तो जो ये वाला इलाका है इसको बोला जाता है क्या, मालवा, ठीक है। मालवा इसको बोला जाता है। तो जो पातीराम जी ने बोला कि जो कनकपाल आए थे वो इधर इधर कहीं से आए हुए थे, ठीक। और अब जो कन्हैयालाल माणिकलाल, तो उन्होंने थोड़ा सा गुर्जर प्रदेश भी जब इसमें डाल दिया। अब गुर्जर प्रदेश थोड़ा सा राजस्थान साइड से आता है, ठीक। थोड़ा सा राजस्थान साइड से ये वाला इलाका उसमें पूरा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन बाद में जब और रिसर्च हुई, बहुत सारे हमारे रिसर्चर्स आगे आए, तो जब एक बहुत ज़्यादा एक उनका कंक्लूजन निकला सारा डिस्कशन करने के बाद, तो ये माना गया कि जो कनकपाल थे, कौन, जो कनकपाल थे वो आपके आए थे धार नगरी से। कहाँ से, धार धार नगरी से। अब ये धार नगरी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है गुजरात पे। तो अब यहाँ पे ये डिस्कशन हमारा, ये डिबेट हमारी खत्म हो जाती है कि कनकपाल आए कहाँ से थे, ये डिबेट खत्म होगी। क्योंकि हमें बाद में जब रिसर्चर हुई और सारे आर्कोलॉजिकल सर्वे में बहुत सारे अभिलेख पढ़े गए, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को रीड किया गया, उनके बहुत सारे उनके जो रिचुअल्स थे उनको जब मैच किया गया, तो जो सिमिलैरिटीज मिली, बहुत सारी हमको एक समानताएं मिली। वो कहाँ से मिली, वो गुजरात के धार नगरी से हमको क्या देखने को मिली, बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिली। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कनकपाल जो बिलोंग करते हैं वो धार नगरी गुजरात से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो अब आगे की कहानी हम देखते हैं। तो कनकपाल, ठीक है, अब कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, हमें पता चल गया कि टूरिस्ट बन के आए थे बद्रीनाथ के दर्शन करने। और कहाँ से आए थे, गुजरात धार नगर से आए थे। तो अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि उत्तराखंड में भानु प्रताप चाँदपुरगढ़ में है। तो जब कनकपाल आए, तो कनकपाल के कैरेक्टर से, कनकपाल के व्यवहार से और कनकपाल के रहन सहन, बोलने चालने से क्या हुआ, भानु प्रताप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, ठीक। भानु प्रताप क्या हुए, बहुत ज्यादा क्या हुए, इम्प्रेस हुए। तो इस इम्प्रेशन के कारण इन्होंने अपने डॉटर की शादी करा दी, किससे, कनकपाल से शादी करा दी। और एज अ डाउरी क्या कर दिया, चाँदपुरगढ़ इनको सौंप दिया, ठीक। चाँदपुरगढ़ इनको सौंप दिया और कनकपाल बन गए गढ़वाल के चाँदपुरगढ़ के जमाता। जमाता क्या होता है, जमाता मतलब घर जमाई बन गए, ठीक। कनकपाल अब यहीं रहने लगे, उन्हें भी उत्तराखंड का मौसम बहुत अच्छा लग गया। तो इस वजह से चाँदपुरगढ़ में भानु प्रताप ने अपनी बेटी से शादी करा के कनकपाल को वहां पे स्टैब्लिश कर दिया, ठीक। अब कनकपाल जब यहाँ पे आए, तो उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर किया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया इसके बारे में हम जानते हैं। सो अगर यहाँ पे देखा जाए कनकपाल के बारे में, तो कनकपाल को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी, अब इसको हम कंसिडर करते हैं। ये मैं इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक राइटर आते हैं राहुल साकृत्यायन, वो बोलते हैं कि कनकपाल नहीं है, दूसरे अभी आगे राजा आएंगे वो होते हैं। लेकिन उनकी जो डिबेट है उसको हम काउंटर अटैक करेंगे कि किस लिए वो नहीं हो सकते जिनके बारे में वो बात करते हैं, उसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले हम कनकपाल को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। तो कनकपाल क्या थे, फर्स्ट रूलर परमार डायनेस्टी थे। और कनकपाल ने चाँदपुरगढ़ में अपना क्या बनाया था, बेस बनाया था, या कह लो वहां वो रहने लगे थे। लेकिन चाँदपुरगढ़ में भानु प्रताप भी थे, ठीक। भानु प्रताप भी थे। अब भानु प्रताप ने एज अ डाउरी चाँदपुर की कनकपाल को तो दे दी थी, लेकिन जब तक भानु प्रताप थे तब तक वो वहां रह नहीं सकते थे। तो कनकपाल ने एक गढ़ और बनाया जहां वो खुद रहते थे, उसका नाम था कौनपुरगढ़। कौन सा गढ़, कौनपुरगढ़। ये उन्होंने स्टैब्लिश किया था, किसने, कनकपाल ने इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, ठीक। अब ये जो टाइमलाइन हमारी चल रही है, ये टाइमलाइन चल रही है 8888, मतलब 888 वाला हमारा
सेशन चल रहा है। लेकिन जब हमने पहले जब टाइमलाइन पढ़ी थी तो दो हिस्सों में इसको बोला था, प्री परमार एंड पोस्ट परमार। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो ट्रांजिशन फेज आता है परमार्स में, पहले कैसे वो राजा बने, फिर उसके बाद उनकी जो हायरार्की चलेगी, उन्होंने कैसे एक्सपेंड करा, कैसे वो इंडिपेंडेंट बने, जैसे हमने बोला कि प्रिंसिपैलिटीज थी और वो फ्यूडल थे, तो कैसे वो इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद कैसे उन्होंने 52 गढ़ों को एक करके एक किंगडम स्टैब्लिश किया और एक पूरे गढ़वाल में सिर्फ परमार राजा ही हरता करता होता था। तो इस जगह तक वो कैसे पहुंचे, तो इस हिस्से को भी हमने क्या किया, टाइमलाइन में थोड़ा सा डिवाइड किया ताकि हम इसको समझ पाए। तो अगर इस टाइमलाइन की मैं बात करूं तो इस टाइमलाइन को हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बाँट सकते हैं। देखिए कैसे जैसे पहला अगर मैं आपको बताऊँ तो होगा फ्यूडल टाइम, मतलब क्या है, सामंत है, और इसको आप मान लो 8888 से लेके 13th सेंचुरी तक। ठीक, यहाँ तक ये फ्यूडल रहे हैं पूरा। ठीक, मतलब कि किसी अपने अपनी एक प्रिंसिपैलिटीज है, वहाँ काम कर रहे हैं, काम करने से जो भी टैक्स आ रहा है वो अपने बड़े लॉर्ड को ये दे रहे हैं, वहाँ पर ये सारे क्या है, फ्यूडल्स हैं। और अगला जो आता है वो आता है इनका इंडिपेंडेंट रूल का। अभी इंडिपेंडेंट रूल का मतलब ये है कि जो इनका प्रिंसिपैलिटीज था वहाँ इंडिपेंडेंट हुए हैं, पूरे गढ़वाल पे इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। यानी कि जैसे चाँदपुर गढ़ है और कौनपुर गढ़ एक ही जगह पे आ गया, और एज अ होल अब हम इसको चाँदपुर गढ़ ही कहेंगे। जो चाँदपुर गढ़ है वो अब फ्री हो चुका है और ये अब टैक्स नहीं दे रहे हैं, मतलब टैक्स फ्री हो गए हैं। टैक्स ये अब क्या करेंगे, नहीं देंगे, इन्होंने टैक्स फ्री कर लिया खुद को, अपना इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस वाले फेज पे। और ये वाला फेज आता है आपका 1330 से, मतलब इसके आसपास 13 सेंचुरी और 14 सेंचुरी के बीच में ये फेज हमको देखने को मिलता है। ठीक, और जो इनका जो फिर एक्सपेंशनिस्ट, या जो फिर ये अपने उसको एक्सपेंड करते हैं, पूरा 52 गढ़ों को एक कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एरा ऑफ परमार्स। ये शुरू होता है आपका अजयपाल से। अजयपाल जो थे उन्होंने 52 गढ़ों को एक कर दिया था, तो यहाँ उन्होंने एक्सपेंशन करके पूरा एक अपना किंगडम क्या कर दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था। या इसको एक्सपेंशन एरा भी बोल सकते हैं या किंगडम एरा भी इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ से फिर आपका शुरू होता है कौन, जो अजयपाल जो 37th राजा थे, यहाँ से फिर क्या शुरू होता है, परमार का एक डोमिनेंस जो गढ़वाल पे था वो शुरू होता है। तो इन फेजों से होके परमार गुजरे थे। तो ये हमने कनकपाल के बारे में सब समझा, और कैसे कैसे टाइमलाइन हमने अलग अलग करी वो हमने यहाँ पे समझा। अब उसके बाद जो हायरार्की में किंग्स आए, कनकपाल के बाद बहुत सारे किंग आए। एक्चुअली जो गढ़वाल थे वहाँ अप्रॉक्स 60 किंग हुए थ्रू आउट इनकी डायनेस्टी में। ठीक, 60 किंग हुए, तो कनकपाल फर्स्ट थे। तो अब 60 किंग्स के बारे में जानना काफ़ी टफ हो जाता है, तो उनके लिए हमें रिसोर्सेज भी काफ़ी कम मिलते हैं। तो फर्स्ट राजा के बारे में हमें पता चला, इतनी थी बातें तो। लेकिन जो भी जिन्होंने अपने अपने शासनकाल में अच्छे अच्छे काम किए उनके बारे में तो हमें जानने को मिलता है, लेकिन कुछ किंग्स उतना ज़्यादा नहीं कर पाए तो उनके बारे में हमें पढ़ने को नहीं मिलता। तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो कनकपाल के बाद हमें सीधे जो जंप दिखता है वो 24th किंग के बारे में देखने को मिलता है, और वो 24th किंग का नाम है सोनपाल। क्या है, सोनपाल। अब सोनपाल इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इंपॉर्टेंस बन गई। देखिए ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में 2 काम इन्होंने बहुत खतरनाक कर दिए, इस वजह से इनको हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक, जो सोनपाल थे इन्होंने क्या किया, अब देखिए ये उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है, गढ़वाल, ये कुमाऊं। ठीक, अब हम यहाँ इधर कहीं है चाँदपुरगढ़। ठीक, इधर कहीं है चाँदपुरगढ़, यहाँ पे क्या है, परमार डायनेस्टी अपना रूल कर रही है आराम से। अब जब सोनपाल के अब 24 राजा हो चुके हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन किया होगा। ठीक, थोड़ा 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 करके, अगर फर्स्ट राजा कुछ अच्छा करके गया तो उसके आने वाले जो राजा होते हैं वो भी थोड़ा 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 अपना कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका एक्सपेंशन हुआ होगा। तो जब सोनपाल के आते 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 इतना एक्सपेंशन हो गया कि सोनपाल ने कहा कि अब मैं चाँदपुरगढ़ में नहीं रहूंगा। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी अलग से क्या कर दी, डायनेस्टी बना दी, मतलब एक डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग अपना क्या कर दिया, पैदा कर दिया। ठीक है, और इस ऑफ स्प्रिंग को इन्होंने नाम दिया सोन वंश। क्या क्या नाम दिया, सोन वंश। तो सोनपाल इसीलिए
इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपना एक ऑफ स्प्रिंग बना दिया था जिसका नाम था सोन वंश। और इस सोन वंश को जहाँ इन्होंने स्टैब्लिश किया, कौन से इलाके में स्टैब्लिश किया, वो था भिलांग घाटी। ये भिलांग घाटी कहाँ पड़ती है? भिलांगना रिवर है जो कहाँ बहती है? टिहरी में, देवप्रयाग में, भागीरथी की वो जहाँ टिहरी डैम बना है, भागीरथी की ट्रिब्यूटरी, वो वाली घाटी जहाँ भिलांगना आती है, तो वहां इन्होंने अपना सोन वंश को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। ये था इनका पहला वर्क जिनके कारण इनको हमको पढ़ना पड़ता है और इनकी इंपॉर्टेंस बनती है कि इन्होंने क्या किया था, अपना एक ऑफिसिंग बनाया था जिसका नाम था सोन वंश और कहाँ बनाया था? भिलांग घाटी में। और इनका जो दूसरा मेजर वर्क है, अब मैंने जब लेक्चर शुरू किया था, जब हम पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपैलिटीज कैसे कैसे बनी, तो वहाँ पे हमने बोला था कि बहुत सारे वहाँ पे क्या थे, ट्राइब्स थी और बहुत सारे वंश थे, जैसे कत्यूर वंश था, खस हो गया, नाग नाग हो गए, ये सारे वहाँ पे थे। तो इन्होंने जो ये गंगोत्री यमुनोत्री वाले इलाके में जो खस लोग थे, इनका आधिपत्य था। तो इन्होंने क्या करा, सोनपाल ने सोनपाल ने क्या किया, खस राजा को हरा दिया। ठीक, किसको हटा दिया? खस राजा को हरा दिया। और जो गंगोत्री का जो रूट था, गंगोत्री का जो रूट था जिसपे पिलग्रिमेज ज्यादा था, वहां भी अपना आधिपत्य कर दिया और टैक्स लेने लगा वहां से, और वहां से क्या करने लगा, टैक्स कलेक्ट करने लगा। ठीक, तो ये दो काम थे सोनपाल के जो काफी इंपॉर्टेंट थे। एक तो क्या था, उसने अपना ऑफिस रिंग बना दिया था, और दूसरा ये था कि गंगोत्री वाले इलाके पे जहाँ खस राजा का आधिपत्य था उसको हराया, और गंगोत्री वाले रूट पे क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, और वहां से पिलग्रिमेज से क्या लेने लग गया, टैक्स लेने लग गया, और सारे वहां का नियंत्रण अपने अंदर ले लिया। तो सोनपाल का ये इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब अगले राजा, अब 24th राजा हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट राजा कनकपाल हमने पढ़ लिया, उसके बाद कोई भी राजा बीच में ऐसे नहीं थे जिनके बारे में पढ़ने की हमको आवश्यकता थी। वैसे तो अगर आपको देखना चाहिए तो आप अजयपाल सर की जो बुक, अजयपाल कह रहा हूँ सॉरी, अजय रावत सर की जो बुक है उस पर जाके आप, उसमें पूरी बैकेट की सारी लिस्ट दी हुई है जितने भी हमने अभी तक पढ़ी है एटकिंसन की बैकेट की। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको पूरे के पूरे 60 राजाओं के आपको क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 60 राजाओं में से कुछ कुछ राजाओं के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस है। तो अगले जो इम्पोर्टेंट हमारे राजा हैं वो हैं 28th किंग, 28th किंग। ठीक, और इनका नाम है लखनपाल। क्या? लखनपाल। अब भैया इनके बारे में हम क्यों पढ़ लें, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था अपने उसमें, इम्पोर्टेंट काम, और भी बहुत सारे काम किए होंगे लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो है, इन्होंने जो किया था इम्पोर्टेंट काम वो है कॉइन इश्यू, पहली बार। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, अपने रीन में कॉइन इशू करे थे, वो भी किसके? कॉपर कॉइन। किसके कॉइन? कॉपर कॉइन, जिसका जो डायमेंशन था वो था 1.5 सेंटीमीटर का कॉइन था वो, कॉपर का। ठीक है, तो लखनपाल को इसलिए हमने पढ़ना है। अभी हमने एक बात करी थी, चलो उस पर हम बात पे आते हैं, चलो बता ही देते हैं। जो 37th हमारे राजा हैं अजयपाल, ठीक, अजयपाल, इनके इनको बोला राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ये बोला कि अजयपाल ही क्या है, परमार डायनेस्टी के फर्स्ट राजा है। किसके अकॉर्डिंग? राहुल सांकृत्यायन के अंदर। राहुल सांकृत्यायन का जो रियल नेम है, इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम है केदार पांडे। क्या? केदार पांडे। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने ये बोला कि जो अजयपाल है वो हमारे क्या है, फर्स्ट राजा है। अब राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा क्यों बोला होगा कि अजयपाल हमारे फर्स्ट राजा हैं, और पीछे के जो 36 किंग थे उनके कंट्रीब्यूशन को उन्होंने जीरो बोल दिया? इसलिए उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि अजयपाल ही ऐसे राजा थे जिन्होंने गढ़वाल को पहली बार यूनाइटेड करके गढ़वाल किंगडम स्टैब्लिश किया था। यानी कि जो हम बात कहते हैं कि 52 गढ़ों को एक करने वाली बात, 52 प्रिंसिपैलिटीज को एक करना बहुत बड़ी बात है, और वो काम किया था अजयपाल ने। तो एज अ होल राहुल सांकृत्यायन जी यही सोचते होंगे कि जो 52 प्रिंसिपैलिटीज है उनको एक करने का काम अजयपाल द्वारा किया गया था, तो इसलिए इनको ये शीर्षक मिलना चाहिए, इनको ये टाइटल मिलना चाहिए कि फर्स्ट जो राजा हैं वो अजयपाल ही होने चाहिए थे। यह सोच मेरे को जहाँ तक लगता है कि राहुल सांकृत्यायन जी की सोच यही रही होगी, इसलिए वो ये बोलते होंगे कि अजयपाल क्या है, फर्स्ट राजा ऑफ परमार डायनेस्टी है। लेकिन
ऐसा नहीं है। हम जितनी भी लिस्ट देखते हैं, चाहे विलियम की देखें, चाहे बैकेट की देखें, सारी भी हम जो भी हम मानते हैं, बैकेट की लिस्ट को काफ़ी ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक माना जाता है। तो उस पे अगर हम जाके देखें तो वहाँ हमें 36 राजा और देखने को मिलते हैं। अजय पाल 52 गढ़ों को एक करने पे इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उन 36 राजाओं का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा और कुछ ना कुछ वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके गए होंगे जो अजय पाल के लिए सूटेबल हुई और वो 52 गढ़ों को क्या कर पाए, एकत्रित कर पाए। तो इस वजह से वो 36 राजा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अजय पाल तो इंपॉर्टेंट है ही है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। जब हम अजय पाल के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, पूरा डिटेल में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो 36 राजा उनसे पहले हुए, उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे काम करे जिनकी वजह से अजय पाल 52 गढ़ों को एक कर पाए। तो ये सारी हमारी जो काउंटर्स हैं, ये बात अलग हो जाती है राहुल सांकृत्यायन जी से कि उनकी बात को हम काउंटर कर सकते हैं कि अजय पाल पहले राजा नहीं है, पहले राजा कनकपाल ही हैं। यही हम मान के चलते हैं। ये कहानी या ये जो फैक्ट्स मैंने बताए राहुल सांकृत्यायन के बारे में इसलिए बताए क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है जिन्होंने अजय पाल को परमार डायनेस्टी का फर्स्ट राजा कहा है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर कंफ्यूजन। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि अजय पाल परमार डायनेस्टी के पहले राजा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस करा। तो अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए थे लखनपाल पे। लखनपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कॉइन इशू कराए थे, वो भी कॉपर के, और जिसका डायमेंशन था 1.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम अगले राजा पे। ठीक। अब हम आते हैं अगले राजा पे जो कि हैं 29th और जिनका नाम है अनंतपाल। अनंत सॉरी अनंतपाल सेकंड। अनंतपाल फर्स्ट, एक राजा और हुए हैं और ये अनंतपाल सेकंड है। अब इनका क्या रोल है, अनंतपाल को हम क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? देखिए अनंतपाल का क्या इम्पोर्टेंस। अब सोनपाल पे जब हमने बोला था कि उन्होंने भिलांग घाटी पे क्या किया था, अपना ऑफ स्प्रिंग क्रिएट किया था और उसका नाम बोला था क्या, सोन वंश उसको बोल दिया था। लेकिन अनंतपाल ने उस सोन वंश को कहाँ स्टैब्लिश कर दिया? मंदाकिनी वैली पे। कहाँ स्टैब्लिश कर दिया? मंदाकिनी वैली पे। मंदाकिनी वैली कहाँ है? यह है रुद्रप्रयाग के अंदर। ठीक। तो अनंतपाल ने बोला कि मैं सोन वंशी, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं परमार वंशी हूँ या कनकपाल का ऑफिस हूँ या ऐसा। परमार वंशी उन्होंने खुद को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं कहूँ सोन वंशी। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो हमने धर्मशिला अभिलेख पढ़ा था, धर्मशिला अभिलेख जो हमने पढ़ा था सोर्सेज में, उसमें ये इन्हीं का अभिलेख अनंतपाल का अनंतपाल का धर्मशिला अभिलेख रुद्रप्रयाग में है। इसी में लिखा गया है कि मैं सोन, मतलब ऐसा लिखा गया है कि मैं सोनवंशी हूँ। तो सोनवंश कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? आपका भिलांग घाटी पे। तो भिलांग घाटी से ये कहाँ पहुंच चुके हैं? मंदाकिनी पे। आप तो देखिए इन्होंने कितना बड़ा स्ट्रेच अपना ले लिया है कि ये चमोली से रुद्रप्रयाग से टिहरी तक ये अपना गढ़ क्या कर चुके हैं, पूरा एकत्रित कर चुके हैं। तो अनंतपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मंदाकिनी वैली पे अपने आप को क्या किया था, स्टैब्लिश कर दिया था और वहां वो जाके बोला था कि मैं सोनवंशी हूँ। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो अब वंश है, ऑफ स्प्रिंग भी है उसके भी, वो भी क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं। और ये पूरा एक परमार डायनेस्टी ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हमने ऑफ स्प्रिंग बना दी। वो सोनपाल में हमने ऑफ स्प्रिंग इसलिए पढ़ा है क्योंकि उन्होंने अलग से बोला था। और यहाँ पे आगे अनंतपाल ने भी अलग से बोला कि मैं सोनवंशी हूँ, लेकिन चल वो परमार के अंदर ही रहे। चला पूरा परमार है, अभी भी जितना भी अंदर, जितना भी उनके पास अपना एरिया होगा उस पर रूल वही लोग कर रहे हैं। ठीक। अब जो हमारे अगले इंपॉर्टेंट राजा हैं और काफी इंपॉर्टेंट हमारे राजा हैं, उनका नाम है जगतपाल। ये है 34th किंग। कौन से किंग? 34th किंग, जिनका नाम है जगतपाल। ठीक। जगतपाल इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो इन्होंने, इनके ज़माने में ही क्या लिखा गया था, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन या अभिलेख, और कहाँ का? रघुनाथ टेम्पल देवप्रयाग वाला। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल देवप्रयाग में इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पुराना अभिलेख, मतलब परमार डायनेस्टी का जो सबसे पुराना हमको अभिलेख देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है? जगतपाल का हमको देखने को मिलता है। अब इससे पहले
डाउट आ जाएगा कि अनंतपाल सेकंड ने भी तो अभिलेख लिखाया था, इसलिए तो हमें वहाँ पता चला धर्मशिला। लेकिन धर्मशिला अभिलेख जो है वो ताम्र अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? मतलब कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, और ये अभिलेख एक नॉर्मल सा अभिलेख हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो ओल्डेस्ट है, ठीक है, वो परमार डायनेस्टी का ओल्डेस्ट अभिलेख है। और जो अनंतपाल का वो कॉपर इंस्क्रिप्शन है, धर्मशिला का कॉपर इंस्क्रिप्शन है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक। तो ये ओल्डेस्ट अभिलेख हमको जगतपाल का देखने को मिलता है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, पहली बार परमार डायनेस्टी के लिए परमार डायनेस्टी के लिए रजवार वर्ड का यूज हमने इसी अभिलेख में सुना है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है कि रजवार वर्ड का जो यूज हुआ वो पहली बार हमें कहाँ देखने को मिला? जगतपाल के अभिलेख पे, क्योंकि क्या ओल्डेस्ट अभिलेख ऑफ परमार डायनेस्टी है। तो इन्होंने अपने जो उस पे क्या था, रजवार शब्द का हमको पहली बार वर्ड देखने को मिलता है। ये पहला बात इनका इम्पोर्टेंट था। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कि इसी अभिलेख में हमें ये देखने को मिलता है, ये बताते हैं कि जो इनका एरिया है, एक्सपेंशन हुआ है इनका इनका जो क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, वो अब पिंडर नदी तक चला गया है। बैंक ऑफ पिंडर रिवर तक ये क्या कर चुके हैं, एक्सपेंड कर चुके हैं। तो देखिए गढ़वाल पे तो ये अब आधे आधे तक, मतलब लगभग लगभग जयपाल के आने तक लगभग लोग कर ही लेंगे। लेकिन कुमाऊं के अंदर भी अभी क्या आ गए, थोड़ा सा इधर को ऐसे कर्व बनाते हुए पिंडर वैली के अंदर भी अब क्या आ गए हैं, परमार डायनेस्टी ने क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो सेकंड पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो इनकी बाउंड्री है वो कहाँ तक हो गई है, पिंडर वैली तक। कहाँ तक हो गई है, पिंडर वैली तक, ठीक। तो जगतपाल के ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, अब इसके बाद जो किंग आएंगे, जगतपाल के बाद जो किंग आएंगे वो अगले किंग अजयपाल ही आएंगे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वर्क अपने रीन में करे हैं। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ठीक है, तो हमने आज शुरू किया था कनकपाल से। परमार डायनेस्टी 1888 से शुरू हुई थी, तो कनकपाल को हम पहला राजा बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला था कि उत्तराखंड पे क्या कंडीशन हुई थी, तो हमने बोला था छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी गढ़वाल के अंदर, उसमें से एक चाँदपुरगढ़ था, जिन्हें प्रिंसिपैलिटीज को ठाकुर ही बोलते थे, उसके हेड को ठाकुर बोलते थे। भानु प्रताप के चाँदपुरगढ़ का क्या था, ठाकुर था। उसमें कनकपाल जब बद्रीनाथ आया तो वो उसके व्यवहार से बहुत खुश हुआ, तो उसने भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी उसको कर दी, और डाउरी में चाँदपुरगढ़ बन गया, और कनकपाल बन गया गढ़वाल का जमाता। जमाता मतलब घर जमाई, ठीक है। तो कनकपाल जो ऐसे करके फर्स्ट रूलर बन गए किसके, परमार डायनेस्टी के। और उन्होंने कौनपुरगढ़ को क्या किया, स्टैब्लिश किया। तो और कनकपाल आए कहाँ से थे, बहुत सारे पातीराम ने बोला कि मालवा से आएगा, माणिकलाल कन्हैयालाल ने बोला, क्या कहते हैं कि वो गुज्जर देश से आए थे, लेकिन एज अ होल हम क्या मान लेते हैं उसके बाद कि वो कहाँ से आए थे, गुजरात से की धार नगरी से वो आए हुए थे। और ये एविडेंस हमको बहुत सारे उनका अगर आपको इसके बारे में बहुत एक्सपेंशन से पढ़ना है तो आप अजय रावत की किताब पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया कि जो खोली का गणेश है किस प्रकार से गुजरात से मैच करता है। जो हम बोलते हैं राइट राइट को गई हुई है, जो उनकी ट्रंक होती है गणेश जी की, जो सूंड होती है वो लेफ्ट को है या राइट को, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। अगर आपको उतना डीप पढ़ना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन एज अ होल आपको याद रहना चाहिए कि कनकपाल धार नगरी गुजरात से आए थे, और उसके बाद यहाँ चाँदपुरगढ़ में उन्होंने अपनी डायनेस्टी को क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। उसके बाद 3 फेज़ में हमने इनके टाइमलाइन को अलग-अलग किया, जो कि था फ्यूडल वाला, जो 1880 से 13th सेंचुरी तक चला। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हुए, टैक्स फ्री हो गए, अपनी प्रिंसिपैलिटीज़ को टैक्स फ्री कर लिया। उसके बाद एक्सपेंशन एरा, और इनका जो रियल में एक्चुअल किंगडम इनका जो स्टैब्लिश हुआ था वो वाला अजयपाल से फिर हम शुरू करते हैं। टोटल जो थे 60 किंग्स के आसपास ही हुए थे। फिर कनकपाल के बाद हम सीधे जंप करते हैं 24th किंग पे, जिनका नाम था सोनपाल। सोनपाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ऑफिस जनरेट कर दिया था भिलांग घाटी पे, जिसका नाम इन्होंने रखा था सोनवंश। और इन्होंने गंगोत्री वाले रीजन पे जो खस नरेश थे उनको हराया था, और उस रूट पे क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था, और टैक्स कलेक्ट करना वहाँ से शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि 28th किंग थे लखनपाल। लखनपाल के बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या थे, कॉइन इशू कराए थे कॉपर के, जिनका डायमेंशन था 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं, फिर हमने राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को फर्स्ट राजा बोला था, ये हमने डिस्कस करा था। फिर उसके बाद जो अगले राजा आते हैं वो है अनंतपाल सेकंड। और अनंतपाल सेकंड से पहले भी उनके हायरार्की में एक पहले अनंतपाल आते हैं। तो अनंतपाल सेकंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सोन वंश को ही भिलांग घाटी पे एक्सपेंशन कर दिया था।
ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, धर्मशिला अभिलेख से। धर्मशिला कौन सा अभिलेख है, वो कॉपर इंस्क्रिप्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जगतपाल। जगतपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें क्या रहा है, ओल्डेस्ट अभिलेख लिखा गया था परमार डायनेस्टी का, और इन्होंने ये बताया था उस अभिलेख में कि इनकी जो बाउंड्री पहुंच गई थी वो कहाँ तक पहुंच गई थी, पिंडर वैली तक पहुंच गई थी। तो और सबसे पहले जो रजवार वर्ड का यूज हुआ था वो भी जगतपाल ने अपने क्या अभिलेख पे ही, रघुनाथ का जो अभिलेख है, रघुनाथ मंदिर पे जो उनका अभिलेख है उस पे ही रजवार वर्ड का हमको सबसे पहले वर्णन देखने को मिलता है। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। जल्द ही मुलाकात होगी अजय पाल के चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।